चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, राइट डाउन क्वेश्चन। अ कॉनकेव मिरर, अ कॉनकेव मिरर a concave mirror has a radius of curvature of 40 centimeter, has a radius of curvature of 40 centimeter, full stop. At what distance from the pole of mirror, at what distance from the pole of mirror a parallel beam of light would be focused after reflection, तो क्वेश्चन आपके पास है, अ कॉनकेव मिरर, राइट डाउन, अ कॉनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, वीडियो वालों लिखिए आप लोग, अ कॉनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर, a concave mirror has a radius of curvature of 14 centimeter, full stop. At what distance from the pole of the mirror, a parallel beam of light would be focused after reflection, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। एक कॉनकेव मिरर है, जब भी आपको क्वेश्चन आए फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर जब भी बनाएंगे मैं गारंटी ले रहा हूं आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आंसर एकदम 100% सही होगा। फिगर वाइज चलिएगा ऑप्टिक्स के अंतर्गत, ये जंगड़ चोरी मत करिएगा कि फिगर नहीं बनाया, आ तो रहा है हमको, आ रहा है उसमें गलत करोगे, फिगर जरूर बनाओ। क्या बोला है, कॉनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यही होता है r, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास गिवन है बच्चों कितना, 40 सेंटीमीटर। तो ये कैसा होगा, प्लस या माइनस, माइनस, क्यों माइनस, वेरी गुड, क्वेश्चन में देखो कहीं माइनस नहीं दिया था, समझ में आ रहा है, 40 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट वुड बी फोकस्ड, मतलब आपको पूछ रहा है कि किस डिस्टेंस पर अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, किस पॉइंट पर, कितने डिस्टेंस पे ये सारी की सारी लाइट क्या होगी, फोकस हो जाएगी। फोकस का मतलब एक पॉइंट पे जाकर के इकट्ठा हो जाएगी, वो आपको निकालना है, मतलब फोकस निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, एफ निकलना है। तो बड़ा सिंपल सी कहानी है, एफ निकालना, एफ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, r/2। सो r की वैल्यू हो गई माइनस 40/2, काट लिया, f की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 20 सेंटीमीटर। एनी डाउट, छाप लो फटाक से, एकदम बेसिक से क्वेश्चन उठा रहा हूं कि हर बच्चा सीख जाए, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, एकदम स्टार्टिंग से उठा रहा हूं। कोई भी टाइप का क्वेश्चन है आप लोग लगा लें, फटाफट नोट करते जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट be placed in front of concave mirror of focal length f, स्मॉल लेटर में f लिखिएगा, of focal length f, so that the image can be of same size as that of object, ये तो आपको पता ही है कि कहां रखेंगे तो कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, है ना। तो
अब इसको भी हम करके दिखाते हैं। Where should be object be placed in front of concave mirror of focal length f so that the image can be of same size as that of object? ठीक है, तो देखो इसको एक लगा के कैसे दिखाओगे। अगर ये आ गया मान लो 3 नंबर में, तो लगा के कैसे दिखाओगे। 1 नंबर आ गया तो डायरेक्ट आप बोल दोगे भाई यार सेंटर ऑफ कर्वेचर रख देंगे तो सेम साइड बनेगा। अगर 2 नंबर में आ जाएगा तो आप लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, उसको लगा के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मेथड यूज करोगे मैं आपको समझाता हूं। तो बोल रहा पहला कि कॉनकेव मिरर है, बना लेते हैं कॉनकेव मिरर। ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, बोल रहा है मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1। यही तो होता है, जब मैग्निफिकेशन 1 होता है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। अब पूछ रहा है ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, मतलब पूछ रहा है यू कहां रखा जाए कि दोनों का साइज क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो देखो निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं 1/v। अच्छा पहले एक और काम कर लेते हैं, यहां से ऐसे मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है माइनस का v/u होता है, और इसकी जगह अगर हम 1 रख लें तो 1 इज इक्वल टू माइनस का v/u। u इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस का v, या v बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे बताओ v बराबर क्या होगा, माइनस का u। इक्वेशन नंबर इसको बोल लेते हैं 1। फॉर्मूला पुट करो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v की जगह क्या हो गया, माइनस u, u की जगह क्या हो गया, माइनस u, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इक्वल टू क्या हो गया 1/f। तो क्या मिल गया, माइनस का, जल्दी बोलो, 2/u इक्वल टू 1/f। सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो u इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस का 2f। माइनस का 2f क्या होता है, ये f हो गया और ये भी f हो गया, तो माइनस का 2f किसके बराबर होगा, r के बराबर। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का r। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, एट रेडियस ऑफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा। समझ में आया। तो 2 नंबर में पूछेगा तो आप इस तरीके से लगाएंगे, 1 नंबर में पूछा तो वैसे लगाएंगे, 3 नंबर में पूछेगा तो भी आप यही लगाएंगे और फिगर बना देंगे। ठीक है, नोट करिए फटाक से। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। An object is kept, write down fast, an object is kept in front of a concave mirror, an object is kept in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter, of focal length 20 centimeter, full stop. The image formed is 3 times the size of object, 3 times the size of object. Calculate the possible distances, calculate the possible distances of the object from the mirror. Calculate the possible distances of the object from the mirror. From the mirror. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब लोग बच्चा ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो बहुत उड़ जाएगा। क्या बोल रहा है, An object is kept in front of concave mirror, एक concave mirror है, ये हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल। यहां फिर से बना लेते एक और, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, बताओ एफ की वैल्यू क्या होगी, -20 या +20, इधर आएगा -20 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत, तो यहां भी एफ की वैल्यू होगी आपके पास -20 सेंटीमीटर। 2 केसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान समझाएंगे आपको।
-20 सेंटीमीटर। छापो नहीं, समझो पहले। द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से तिगुना बन रहा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज आप बोल सकते हो द 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर भी हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एनी डाउट? यही खेल है, यही खेल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट द पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखें, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पर रखेंगे तो ऐसा होगा, 2 जगह पे हम रख सकते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट जो होगा, इमेज जो होगा, इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज की क्या होगी, 3 गुना होगी। देखो कहां कहां रख सकते हैं, पहले ध्यान सुनो, ध्यान सुनो सुनो। अगर हम ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखते थे तो कहां बनता था, फोकस। थोड़ा और आगे लाते थे तो कहां बनता था, फिर सी पे रखते थे तो क्या मिलता था, सेम साइज। अब सी और एफ के बीच में रखते तो थोड़ा बड़ा हो जाता था, बड़ा होता था ना। इसका मतलब एक तो केस होगा कि सी और एफ के बीच में रखे तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट हो उससे 3 गुना हो जाए इमेज की हाइट। एक ये केस हो सकता है, हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, हम एफ और पी के बीच में रख दें, एफ और पी के बीच में रख देंगे तो भी इमेज की जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा ही ना इमेज दिख रहा है, 3 टाइम्स मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो 2 केसेस आपको दिखाई देंगे। अब इसमें एक दिमाग लगाना है, इसी में दिमाग लगाना है। इसका मतलब 2 केस में ऑब्जेक्ट इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज की 3 गुना बन सकता है। ठीक है, तो पहले केस में बच्चा याद रखो, अगर हम ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं, तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड सी, नीचे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड के साथ क्या होगा, रियल, तो उसका मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। याद है, इसका मतलब अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस हो जाए तब तो भाई नीचे बनेगा और 3 गुना बन सकता है। और इस केस में अगर हम यहां रख दें, इसको हम हटा लें, यहां रख दें, ऑब्जेक्ट को यहां रख दो तो इमेज यहीं कहीं बनेगा, इस साइड कहीं बन सकता है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? अब क्या करना है थोड़ा समझो। तो यहां जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा -3, और यहां मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +3। 3 टाइम्स है ना, तो +3, और यहां भी 3 टाइम्स है तो -3। समझ में आया कैसे? अब यूज करते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है माइनस का v/u विच इज इक्वल टू -3। समझिए, नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, v बराबर क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ u। लेट कर लो, लेट u इज इक्वल टू माइनस का x। ऑब्जेक्ट जो रखा जा रहा है वो इधर रखा जा रहा है, इधर है तो इसको क्या बोलेंगे, -x दूरी पर रखा गया, माइनस ही नहीं होगा। तो अब यहां से थोड़ा तो बताओ v बराबर क्या हो जाएगा, u की जगह -x रखोगे तो क्या मिल जाएगा, -3x मिल जाएगा। तो अब क्या निकालो, f की वैल्यू। तो f इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू होगा 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू हो गई -3x प्लस u की वैल्यू हो गई माइनस का x। सॉल्व कर लेते हैं। 1/f, f की वैल्यू कितनी है, -20, ऊपर दिया ना, देख सकते हैं कितना हो गया, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 3x, ऊपर कितना होगा बच्चों जल्दी बोलो, हाँ अरे 1 ना, -1, और यहां हो जाएगा कितना, -3, कितना हो गया बच्चों जल्दी बताओ इसका, ये हो गया -4। सो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, -80, माइनस प्लस 80। x बराबर कितना हो गया, 80/3। काट लो, कितने टर्म्स कटेगा, 3 दूना के 6, बचा कितना, 2 0, 3 6 18, बचा कितना, फिर 2 0 6 7। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को पहला केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए, पहला केस में ऑब्जेक्ट रखा जाए वही u बराबर क्या है, -x, माइनस का मतलब माइनस का 26.67 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, तब जो इमेज होगा वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा इमेज की हाइट। दूसरा केस के लिए अब करते हैं सेम वैसे ही।
मैग्निफिकेशन कितना हो गया बेटा, जल्दी बताओ। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होगा माइनस वी बाई यू। तो मैग्निफिकेशन अभी हमारे पास कितना निकल चुका है, ये हो गया +3, ये हो जाएगा माइनस का वी बाई यू। वी बराबर निकाल लो, कितना होगा माइनस का 3u। फॉर्मूला फिर से रखो, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। और यहाँ पे आप क्या मान लो, फिर से वही मान लो, u बराबर क्या मान लो, लेट u इज इक्वल टू -x। तो v बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, -3x, माइनस नहीं +3x, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x। u की जगह -x रखते हैं। तो देखो सॉल्व करो, क्या मिलेगा 1/v, v की वैल्यू कितना हो गया 3x, u की वैल्यू -x इज इक्वल टू 1/f। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा 3x, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 1 - 3 इज इक्वल टू 1/20। f की वैल्यू 20 यहाँ भी गिवन है, प्लीज -20 ना, f की वैल्यू कितना गिवन है -20। सॉल्व कर लेते, कितना आ जाएगा -20 अपॉन में 3x इज इक्वल टू हो गया 1/20। बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ 2 होगा, सॉरी हाँ यहाँ 2 होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस कितना हो गया 40/3, काट लिया। x बराबर कितना मिल गया आपके पास 13.3, ठीक है। सो उस समय u की वैल्यू आपके पास क्या कहलाएगी बच्चों, जल्दी बताओ। इस केस में u की वैल्यू क्या होगी, u इज इक्वल टू -x था, तो माइनस की जगह हो जाएगा माइनस का 13.33। इसका मतलब दो जगहों पे रखेंगे, एक माइनस का 13.33 जगह पे रखें तो भी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की तिगुनी होगी, या अगर हम ऑब्जेक्ट को 26.67 की दूरी पे रखें तो भी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी 3 गुनी होगी। समझ में आया, नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये केस आपके पास रियल इमेज का था, रियल का मतलब सेम साइड आपके पास बना था, और ये वर्चुअल का था, जो इमेज होगा अपोजिट साइड में बनेगा, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, ध्यान रखिएगा, मिरर पे अगर आया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, राइट डाउन। अ निडल 1.5 centimeter, a needle 1.5 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter, is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror, of focal length 15 centimeter, 15 centimeter, full stop. At what distance from the concave mirror, a screen, at what distance from the concave mirror should a screen be placed, in order to receive a sharp image, question mark. What is the nature and the size of image, question mark. What is the nature and the size of image, question mark. If the needle is moved closer to the mirror, if the needle is moved closer to the mirror, how would the screen
हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है, थोड़ा ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निडल है 1.5 सेंटीमीटर, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और एनसीईआरटी में भी है। पी एफ एंड सी, प्लीज बात कम। एक निडल है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब निडल क्या है, एक ऑब्जेक्ट, इसका मतलब 1.5 सेंटीमीटर क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। कितने दूरी पर रखा गया, यू की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। 20 का मतलब -20, क्यों माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा जाता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है, ठीक है सर, रखा गया 20 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब पूरा का पूरा खेल हो गया, समझ में आ गया। एफ की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर, ये होगा -f, क्योंकि ये होगा यहां से यहां तक 15। अब समझना फिगर से, तो सेंटर ऑफ मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 30, और ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, 20। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक आइडिया हमको लग गया कि इमेज कहां बनेगा। इमेज कहां बनना चाहिए बताओ, सी से बियॉन्ड बनना चाहिए, मतलब 30 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जो v की वैल्यू आएगी वो 30 से ज्यादा आना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन दिमाग में पहले आ गया, चलो अब देखते हैं, और साथ में हमको नेचर भी समझ में आ गया, उल्टा ही बनेगा, है कि नहीं, इन दोनों के बीच में रखा तो रियल इन्वर्टेड ही बनेगा। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा, समझने का प्रयास करते हैं, और आगे अभी और क्वेश्चन है इसी में। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v निकालना है, u की वैल्यू -20, f की वैल्यू -15। 1/v = हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो +20 और -1/15। 1/v सॉल्व करते हैं, एलसीएम हो जाएगा 60, 20 × 60, 15 × 4 = 60, मिल गया -1/60। v बराबर हो गया -60 सेंटीमीटर। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v इसी साइड बन रहा है और 60 सेंटीमीटर बन रहा है, मतलब बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ सी बन रहा है, ना, समझ में आ गया। पहले काम तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भाई पूछ रहा था कि कहां इमेज बनेगा, इमेज बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, -60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा फ्रॉम द पोल। दूसरा पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज बताइए, तो निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है मैग्निफिकेशन, सेकंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, पता है क्या। तो हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना है अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन में गिवन है कितना 1.5। अब ये बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ऊपर रखा है तो पॉजिटिव, इक्वल टू माइनस का v की वैल्यू हम लोग निकाले, कितना आया है -60। साइन का हमेशा ध्यान रखेंगे। u की वैल्यू कितनी है -20, ये माइनस काट लेते, 20 × 60, कितना हो गया हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस का 4.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज भी पता चल गई आपके पास, जो चीज पता चलेगा उसको एनसर्कल करते जाइएगा। अब मैं पूछूं, ऑब्जेक्ट था 1.5 सेंटीमीटर और इमेज है -4.5 सेंटीमीटर, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, इमेज बड़ा है, क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं होता। यहां नेगेटिव ये दिखाता है कि ये उल्टा है, ठीक है, नेगेटिव क्या दिखाएगा, इन्वर्टेड है। बाकी हाइट किसी का नेगेटिव सुना होगा, -4.5 सेंटीमीटर का सुना चंदन सर, -4.5 सेंटीमीटर के, ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं। हाँ हाँ सर आया देखो, अच्छा ठीक है, मगरू आगे देखो। फिर तो पूछा था नेचर तो आपको समझ में आ गया, जब उल्टा है तो इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ क्या होगा रियल, क्योंकि सेम साइड बन रहा है। तो ये हो गया नेचर, इसका क्या हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था, अगर हम क्या पूछा देखो, प्लीज बात नहीं ध्यान सुनिएगा बेटा। इफ द निडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, अगर निडल को मिरर के तरफ लेके जाएंगे तो स्क्रीन को किधर ले जाना पड़ेगा, दूर लेके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो जैसे स्क्रीन का मतलब जहां पे इमेज बन रहा हो, तो जैसे अगर यहां पे था तो इमेज यहां बन रहा था, इसको और करीब लगा तो स्क्रीन क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा ना। इसका मतलब जैसे जैसे मिरर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है
तो इमेज इससे क्या होगा, दूर जाएगा, तो इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, स्क्रीन पे बनना चाहिए, तभी तुमको पता चल रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को दूर लेके जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था भाई, इफ द निडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। स्क्रीन हैव टू मूव, बोलो, स्क्रीन है, यस, स्क्रीन हैव टू मूव अवे फ्रॉम द मिरर। बात समझ में आ गया, नोट करिए फटाक से। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, और ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी इस पे आपके पास आ सकता है, और ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ग्लास कॉन्वेक्स लेंस हैज द फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। मतलब थोड़ा यहां समझने का प्रयास करेगा। एक ग्लास कॉन्वेक्स लेंस है, एयर में इसका फोकल लेंथ आपके पास है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। What will be the focal length when it is completely immersed in a liquid of refractive index 1.63। मतलब एक लिक्विड आपके पास आ गया, इस लिक्विड के अंदर इस कॉन्वेक्स लेंस को कंप्लीटली इमर्ज कर दिया गया। ये आपके पास एक लिक्विड था, बोला इसका फोकल लेंथ लिक्विड के अंदर जाते ही इस लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा वो पता लगाइए। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपके पास कितना, 1.5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ा जा सकता है 1 मार्क्स में। व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस बिहेव व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। मतलब अगर उसको लिक्विड के अंदर पूरे तरीके से डाल दिया जाए लेंस को, तो वो किस लेंस की तरह से बिहेव करेंगे, कॉन्वेक्स या कॉनकेव या प्लेन। तो मैंने आपको पढ़ाते समय एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद होगा। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वो अपना नेचर चेंज कर लेगा। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो गया तो डिसअपीयर हो जाएगा, और अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहा लेंस से तो वो अपना नेचर नहीं चेंज करेगा। मेरी बात समझने का प्रयास करिए। जैसे मैं बोलूं, लेट अस सपोज दैट हमारे पास कोई लिक्विड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, और कोई ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। बताओ उसका नेचर चेंज होगा कि नहीं अगर उस लिक्विड में डाला जाए? तो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ग्लास से तो चेंज हो जाएगा, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो नहीं चेंज होगा। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर तो डिसअपीयर। तो देखिए ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एयर में फोकल लेंथ के हिसाब से फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं यहां पर लेंस मेकर फॉर्मूला। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। अब अगर ग्लास की बात करेंगे तो एयर में जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम ANG ऐसे लिखेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर होगा ANG। ठीक, अब ये हो जाएगा 1/f। 1/f की वैल्यू कितना है? एयर में फोकल लेंथ कितना है बच्चों आपके पास? 20 इज इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? एयर में 1.5 - 1, और ये हो जाएगा 1/r1 - 1/r2, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.5 इक्वल टू 1/r1 - 1/r2। नीचे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों? 1/10, 1/r1 - 1/r2 इक्वेशन नंबर 1। कोई तकलीफ?
यस नो? अरे मल्टीप्लाई कर लिया, 20 पंजे 100, 10 हो गया, ठीक है, पॉइंट हटा करके। अच्छा, अब जब इसको इस लेंस को उठा के कहाँ डाला गया? पानी में डाला गया। तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे लोग, समझने का यही अंतर है, यही फॉर्मूले का ही दम है, जिसने समझ लिया काम बन गया। 1/FL मतलब फोकल लेंथ इन लिक्विड, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड। ये होगा किसको किस में डाला गया? ग्लास को लिक्विड में डाला गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे ANG अपॉन में ANL -1 1/R1 - 1/R2। ये मैंने क्या किया है? ये क्या किया है जल्दी से बताओ, कोई बच्चा समझ में आ रहा है? चूंकि अब यहां दो मीडियम, अब दोनों में से कोई एक मीडियम एयर नहीं था, एब्सोल्यूट नहीं था, है ना, एक लिक्विड था दूसरा ग्लास था, तो एब्सोल्यूट नहीं था, तो एब्सोल्यूट बनाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला ये बना लिया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बोले, तो इसको क्या लिखोगे? ऊपर क्या दिख रहा है? NL अपॉन में NG अपॉन में NL लिखा हुआ है, इसको क्या लिखोगे जल्दी बताओ? अगर ऐसे कहाँ गया भाई साहब? NG अपॉन में NL लिखा हुआ है, इसको क्या लिखोगे जल्दी बताओ? LNG, जो ऊपर था वो नीचे आएगा, जो नीचे था वो कहाँ चला गया? ऊपर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। इसी चीज को हमने डायरेक्ट ऐसे लिखा, सिंपल सी बात, ग्लास को डाला गया लिक्विड के अंदर। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, जो दिखेगा उसको देखेंगे हम लोग। 1/FL, ग्लास का है 1.5, लिक्विड का है 1.63 गिवन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में यह भी लिख लीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड या N ऑफ लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है 1.63, तो ये हो गया 1.63 -1 इंटू 1/R1 - 1/R2 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, कितना आया है? 1/10। कोई तकलीफ? यस नो? थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1/FL इज इक्वल टू मिल जाएगा 1.5 माइनस का 1.63 अपॉन में 1.63 इंटू 1/10, ठीक है। तो ये नेगेटिव में आएगा देखो, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का कितना आ जाएगा, बताओ? 1/FL इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 0.13, है ना, 0.13 अपॉन में 1.63 इंटू 10 आएगा। समझ आ रहा है क्या? इसको पहले इसमें माइनस कर लिया गया और नीचे वाला वैसे रख लिया गया। अब इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मैं बता दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू F इन फोकल लेंथ इन लिक्विड, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 125.4 सेंटीमीटर। अब मैं क्वेश्चन इसे पूछ दूं, इसमें जाते ही ये किस तरह से बिहेव करेगा? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव। कैसे पता चला? क्योंकि फोकल लेंथ इसका क्या आया है? माइनस में। माइनस किसका होता है? फोकल लेंथ कॉनकेव का होता है। दूसरा तो ये, एक तो ये कॉन्सेप्ट पता चल गया। दूसरा कॉन्सेप्ट चंदन सर ने बताया था, क्या बताया था याद करो, कि अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहा, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है? ज्यादा है, तो जाते ही वो अपना नेचर क्या करेगा? चेंज कर ले, करेगा ही करेगा। कॉन्वेक्स था तो किस तरह से बिहेव करेगा? एज अ कॉनकेव। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस। समझ आ रहा है? पानी में जाते ही वो कॉनकेव लेंस की तरह से बिहेव करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा सकता है, 3 में भी आता है, नोट कर लीजिए फटाक से। सेम टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। सेम टाइप, तरीका लगाने का भी सेम, कॉन्सेप्ट भी सेम, बस ट्विस्टिंग थोड़ी सी है। क्या है? अ कॉन्वेक्स लेंस हैज द पावर ऑफ 10 डायोप्टर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, सीधी सी बात, इसकी पावर होगा प्लस का 10 डायोप्टर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव, तो पावर भी कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज द पावर ऑफ 10 डायोप्टर व्हेन इमर्ज इन अ लिक्विड। अच्छा, पहले तो पावर अगर दिया है एयर में, तो हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। पावर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन में F, होता है क्या? तो अगर फोकल लेंथ इन एयर की बात कर ले, कितना आएगा? 100 अपॉन में 10, काट लेते कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। एयर में इसका क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया।
ये बोल रहा है व्हेन इमर्ज इन अ लिक्विड इट बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस, मतलब इसी कॉन्वेक्स को उठा करके किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया गया तो किस तरह से बिहेव कर रहा है, कॉनकेव, कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब इसका फोकल लेंथ कैसा आएगा, रिजल्टेंट फोकल लेंथ लिक्विड के अंदर नेगेटिव आएगा, ठीक है। हैविंग फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, मतलब लिक्विड के अंदर जो इसका फोकल लेंथ है वो आ जाएगा -50, माइनस क्यों, समझ में आ गया होगा। कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव। अब पूछ रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो आपको बताना है, ठीक। सेम टाइप का क्वेश्चन, लगाने का तरीका सेम, देखिए कोशिश करिएगा समझने के लिए क्या है कहानी। चेक करते हैं, लगाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम एयर की बात करें, एफ ए इज इक्वल टू होगा ANG -1 1/R1 -1/R2। एयर में फोकल लेंथ कितना आपके पास 10, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 -1 इक्वल टू 1/R1 -1/R2, ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू कितना आ जाएगा 0.5 इक्वल टू 1/R1 -1/R2। समझ में आ रहा है क्या, यस नो। तो एयर के अंदर फोकल लेंथ कितना आ गया, मतलब R1 -R2 की वैल्यू कितना हो गया 5, 1/5 इक्वल टू हो गया 1/R1 -1/R2। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल लेते हैं, 1 बोल लेते हैं, कोई तकलीफ। अब चलो, अब किसको किस में डाला गया, लेंस को लिक्विड में डाला गया, तो क्या होगा जल्दी बताओ। 1/ फोकल लेंथ इन लिक्विड इक्वल टू हो गया लेंस, ग्लास को उठाया गया और किस में डाल दिया गया, लिक्विड में, -1 1/R1 -1/R2। कोई तकलीफ। लिक्विड का फोकल लेंथ आपके पास गिवन है कितना -50, ग्लास का 1.5 अपॉन में लिक्विड का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ANL -1, और 1/R1 -1/R2 की वैल्यू कितनी है, ये 1/5, ठीक है। थोड़ा सा काट लो इसको, 5 से काट लिया, कितने टर्म्स कटेगा, ये हो गया माइनस का 1/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 अपॉन में ANL -1। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 1/10 प्लस 1 इज इक्वल टू, प्लस 1 कैसे हुआ, ये माइनस का 1 है इधर भेज दिया, प्लस 1 इक्वल टू हो गया 1.5 अपॉन में ANL। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 1 प्लस 10/10 इक्वल टू 1.5 अपॉन में ANL। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा आपको क्या लगता है, मैं क्वेश्चन से पूछ लूं, आपको क्या लगता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, तो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा आना चाहिए, 1.5 से कम या 1.5 से बड़ा, बड़ा। क्यों, क्योंकि कॉनकेव की तरह से बिहेव कर रहा था, तभी तो बड़ा आएगा। तो देखें बड़ा आ रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। तो हो जाएगा 9/10, बचा बात नहीं, 1.5 अपॉन में ANL। ANL बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 1.5 इंटू 10 अपॉन में 9, ये हो जाएगा 15 अपॉन में 9, 3 से काट लो, 3 5 जा एंड 3 3 जा, 3 से काट लो, ANL इक्वल टू कितना मिल गया 1.67, 1.666 चलेगा, उसको क्या लिख सकते हैं 1.67। क्या लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा आया, इसका मतलब ये किस तरह से बिहेव कर रहा था, कॉनकेव बिहेव कर रहा था, है ना, तभी तो ज्यादा आया। अगर इसी क्वेश्चन में बस अगर क्वेश्चन चेंज करना हो, मैं बोल दूं इसी में कि इट बिहेव एज अ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कॉनकेव भी देखो बस बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, तो बस यहाँ क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी आ जाएगी, फिर कैसी आएगी बताओ, ये फिर छोटी आ जाएगी, है ना। बस एक वर्ड से सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, ज्यादा होगी ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अगर बिहेवियर नहीं चेंज होगी तो कम होगी, अगर डिसअपियर हो जा रही है तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाएगा। चलिए नोट करिए फटाक से। बहुत प्यारा क्वेश्चन, समझने का प्रयास करेंगे। अ स्मॉल बल्ब, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि आपको दिखाई दे। अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत प्यारा है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप।
एक टैंक है, इस टैंक में आपके पास क्या है, पानी है। ठीक है, इसके नीचे एक बल्ब लगा हुआ है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा। A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to the depth of 80 सेंटीमीटर, और पानी कहां तक भरा हुआ है, 80 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। What is the area of the surface of water through which the light from the bulb can emerge out? किस एरिया से लाइट, उस बल्ब से जो लाइट निकल रही है कितने एरिया से बाहर निकलेगी। ठीक है, वो आपको एरिया फाइंड आउट करने हैं। तो कभी भी बल्ब जलेगा तो देखोगे ना, वो बाहर जब जलता हुआ नजर आएगा तो एक सर्कुलर नजर आएगा, और अंदर से देखोगे तो कैसा बनेगा, एक कोन टाइप में, है ना, कोन टाइप में बनेगा ना ऐसे, तभी तो ऐसे निकलेगा चारों तरफ से, सर्कुलर नजर आएगा ऊपर एरिया, मतलब कुछ इस टाइप से शेप नजर आएगी आपको, इस टाइप से आपको शेप नजर आएगी। ठीक है, पानी में ये इसकी हाइट तो हमको दिख रहा है कितना है, 80 सेंटीमीटर। इसका रेडियस पता चल जाए तो एरिया ये निकाल लेंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। ये तो एच हमें पता है, हमारा काम बन जाएगा। अब थोड़ा सा एक इसमें दिमाग दौड़ाना है कि लाइट अगर इसी मीडियम में है तो यहां पर ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे बड़ा होगा, तभी तो लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम क्रिटिकल एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में साइन आईसी, होता है क्या। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा जी, सो यहां से अगर हम साइन आईसी की बात करें तो क्या मिलेगा आपके पास, 1 अपॉन में एन, इक्वेशन नंबर 1। कोई तकलीफ। अगर हम कॉस आईसी यहां से निकाल लें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो ऐसे 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 ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। तो सिर्फ कॉस आईसी बराबर क्या होगा, मैं बोलूं तो आपके पास क्या होगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आईसी, और साइन आईसी की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, कॉस आईसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस 1 बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई तकलीफ। सर कॉस क्यों निकालें, साइन क्यों निकालें, इस वजह से निकालें क्योंकि हमें यहां पर दिख रहा है टेन आईसी दिख रहा है। टेन थीटा इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब थीटा के ठीक सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो टेन आईसी बराबर क्या हो जाएगा, ये एच हो गया और वो आर हो गया। बताओ टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर बाई एच, है ना। और टेन आईसी को क्या लिख सकते हैं, साइन आईसी अपॉन में कॉस आईसी इक्वल टू आर बाई एच। अब यहीं से हम चाहे तो आर निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो, एच इंटू साइन आईसी अपॉन में कॉस आईसी, लिख सकते हैं क्या, एच इधर मल्टीप्लाई कर दिया। सो आर इज इक्वल टू हो गया, एच की वैल्यू हो गई 80 सेंटीमीटर का मतलब होगा 10 की पावर -2 अंडर रूट। अच्छा यहाँ पर साइन आईसी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन में, बोलो बच्चों 1 अपॉन में एन, और कॉस आईसी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन। ऐसे लिख सकते हो क्या, अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि नीचे स्क्वायर हो जाएगा, बाहर निकल के क्या हो जाएगा, एन। लिख सकते हैं, एन से एन क्या हुआ, कैंसिल, क्या मिला बच्चों जल्दी बताओ, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 80 इंटू 10 की पावर -2, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस 1। अब ये किस में भरा हुआ है, वाटर में, और वाटर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी होती है बच्चों, 1.33। ठीक है, गिवन है आपके पास, तो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू होगा 80 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 1 अपॉन में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1, मतलब 1.33 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो जो रेडियस की वैल्यू मिल रही है वो लगभग मिल रही है 91 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। जब रेडियस मिल गई
तो बेटा आप एरिया निकाल सकते हो, कितने एरिया से लाइट आपके पास इमर्ज आउट होगी। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। रख के सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू होगी 3.14 इंटू आर की वैल्यू होगी 91 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। एरिया आ रहा है मेरे पास लगभग 2.6 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? क्वेश्चन नोट करो तड़ाक से, बहुत प्यारा क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में, मैं पहले बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब आता है, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या क्रिटिकल एंगल का जो क्वेश्चन आता हो उस टाइप पे भी ये क्वेश्चन मिलता है आपके पास एग्जाम में।